हाँ चलो बे, हेडिंग लिखो, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस। हेडिंग लिखना एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, डेल्टा एच ऑफ आयनाइजेशन या फिर आई पता होगा ना भैया। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन, आयनाइजेशन में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी? प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हीट इज एब्जॉर्ब या रिलीज्ड? एब्जॉर्ब। समझ में आ रहा है? सो द हीट एब्जॉर्ब्ड, द हीट एब्जॉर्ब्ड, the heat absorbed when सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर, चलेगा ना वो? एट कांस्टेंट प्रेशर याद है तुम लोगों को? वो लिखने की जरूरत नहीं है ना बार बार। एंथैल्पी मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, when one mole of electron, the energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom, बराबर ना बे? हाँ, तो the energy absorbed at constant pressure to remove the most loosely bound electron, हाँ सॉरी बे, the energy absorbed at constant, the heat absorbed, वही the heat absorbed at constant pressure, to remove the most loosely bound electron, from 1 mole of isolated gaseous atoms, from 1 mole of, उस 1 mole को अंडरलाइन करना। तुम लोगों ने आज तक सिर्फ आइसोलेटेड गैसियस आइटम लिखा होगा ना, तो फ्रॉम 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, ओके, बताओ भाई व्हाट इज द डिफरेंस, क्या बोल रहे, डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ना? आयनाइजेशन पोटेंशियल भी सुना होगा ना, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड पोटेंशियल? एंथैल्पी मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, कितनी एनर्जी वोल्ट्स के फॉर्म में देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम लोग दिखते हैं, ठीक है, अगेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी या वोल्टेज? एनर्जी, याद रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, बट पोटेंशियल जब जनरली हम लोग बोलते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है जो कि E इंटू वी से आता है या फिर Q इंटू वी से आता है। समझ में आ रहा है? तो तभी हम लोग जनरली आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। एंथैल्पी मतलब हीट। ठीक है, ओके, चलो भाई जरा मेरी हेल्प करो। एल्यूमिनियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एल्यूमिनियम? 3, बराबर, 1 2 3। व्हाट इज द स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम? सॉलिड। समझ में आया? सॉलिड को हीट करूंगा तो लिक्विड को हीट करूंगा तो गैस को हीट करूंगा तो हाँ, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करूंगा। ये ध्यान दो भाई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। प्लाज्मा उसने करेक्ट बोला बाय द वे, आयनाइज्ड गैस को प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एल्यूमिनियम अगर सॉलिड में रहेगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये सॉलिड में और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी टोटल कितनी लगेगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, तो सॉलिड को हीट करेंगे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है क्या? नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो सॉलिड को हीट करेंगे तो पहले क्या होगा? लिक्विड मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फिर बाद में लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपराइजेशन, फिर बाद में गैस को हीट करेंगे तो आयनाइजेशन। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉलिड एल्यूमिनियम, तो सॉलिड में से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है क्या? पहले उसको गैस तक लेके जाने का, दोनों को ऐड करने का, पढ़ा है ना लास्ट टाइम पे, फिर बाद में आयनाइजेशन एंथैल्पी को ऐड करने का। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन में हम लोगों ने बोला हुआ है, क्या बोला है? फ्रॉम 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड
गेशियस एटम, समझ में आया। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा गेशियस स्टेट में से ही निकाली जा सकती है। क्यों? बिकॉज सॉलिड को हीट करने के बाद वो पहले लिक्विड बनेगा ना बे, ये समझा। ये बहुत फालतू चीज़ें बट एग्जाम में क्लिक नहीं होती, समझा ना। ओके, तो नेक्स्ट बताओ बे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर का, कोई भी निकाल सकता हो ना बे, ठीक है। एक बाहर का इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आया? +1 बराबर है कि नहीं। एंड गेशियस स्टेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग, समझ में आया। इसे हम लोग जनरली बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, IE1, पढ़ा होगा ना बे। फिर बाद में एल्यूमिनियम में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन में से अगर मैं और एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करूं तो सेम एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी या कम एनर्जी लगेगी? ज्यादा एनर्जी लगेगी। वेरी नाइस। क्यों ज्यादा एनर्जी लगती है? बिकॉज +1 चार्ज इज देयर, मतलब Z इफेक्टिव बढ़ गया ना बे। क्या बढ़ गया इसका? Z इफेक्टिव बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन को उसने टाइटली पकड़ कर रखा है, टाइटली पकड़ कर रखा है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। अब फिर भी मैंने थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देके इसमें से और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक इलेक्ट्रॉन बचा। चार्ज +2, समझ में आया। हाँ, मतलब 2+ लिखते हैं, ठीक है। तो गेशियस, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर मैंने एल्यूमिनियम 2+ में से और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो अभी चार्ज क्या आएगा? 3+, ठीक है, गेशियस स्टेट में। इसमें कोई दिक्कत? तो मुझे बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, विच वन इज हाईएस्ट? ये सब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं ना तुम लोगों को, ये तुम लोगों ने प्रोडक्ट टेबल में पहले से पढ़ लिया है, पक्का। ओके, ये गेशियस स्टेट का लॉजिक समझाना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 इज हाईएस्ट, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 एंड देन आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, समझ में आया। ओके, तुम लोगों को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखा रहेगा, देखो भाई ये तुम लोगों को कैसे सॉल्व करते पता है, बट स्टिल एक बार वापस देख लो। तो कोई एक आइटम है, इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 4 ऐसे दी रहेगी, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज 350 किलोजूल पर मोल, ठीक है। सेकंड एंथैल्पी इज लेट्स से 600 किलोजूल पर मोल। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेट्स से 3000 किलोजूल पर मोल एंड फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लेट्स से 8000 किलोजूल पर मोल। ये समझ में आ रहा है। एंड इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है? कौन से शेल का एलिमेंट है, याद है? ऐसे क्वेश्चन प्रोडक्ट टेबल में आया है। तो दिस शेल का नहीं, मतलब कौन से ग्रुप का, ठीक है। तो दिस एटम बिलोंग्स टू विच ग्रुप? वेरी नाइस, सेकंड। ये समझ में आ रही है क्यों भाई ये सेकंड ग्रुप को बिलोंग करता है? बिकॉज यहाँ पे तुम लोगों को देखना रहता है कि सडन जंप कहाँ पे आ रहा है। डबल से ज्यादा जंप आना चाहिए, बहुत बड़ा, डबल या ट्रिपल से ज्यादा जंप, समझ में आ रहा है, ठीक है। इधर से इधर जाएंगे, हार्डली कुछ डबल हुआ है, समझ में। इसको इंटू 2 करूंगा 700 आएगा, बट इधर से इधर जाएंगे इंटू 5 टाइम्स हो गया है ना भाई, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया। ड्रास्टिक चेंज क्यों आया? बिकॉज देख भाई, जो भी कोई आइटम है, एटम एक्स, इसके आउटर मोस्ट में यहाँ पे पकड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड बाहर की तरफ 1 और 2, ये समझे क्या? बराबर ऐसा कोई एक आइटम है जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कितनी एनर्जी लगी? 350 लगी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, कितनी लगी? 600 लगा। अब मुझे बाहर की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? अंदर से। अब अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट, या फिर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहता है क्या? वाई? बिकॉज दे आर हाईली, वेरी नाइस, स्टेबल है, समझे क्या? तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगेगा 350, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगेगा 600, बट तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लग रहा है 3000। मतलब बाहर की तरफ से 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ, मतलब कौन सा ग्रुप? ग्रुप सेकेंड, समझा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ रहते तो कौन सा ग्रुप? एक चमाड़ दूंगा ना बेसालो। हाँ कौन? हाँ 13। कौन सा ग्रुप? 13। थर्ड नहीं होता, हाँ इसलिए एक बार मैंने वापस पूछ लिया। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर रहते तो कौन सा ग्रुप रहता है? 13, ठीक है, याद रखना। हाँ मुझे लगा ही था ऐसे ही तुम लोग कुछ ना कुछ घटिया आंसर दोगे। हाँ। तो मतलब एल्यूमिनियम का एग्जांपल है, एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप? 13, समझा। हाँ एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। ओके, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े, पक्का? चलो नेक्स्ट। लिख के हो गया ना बे? जल्दी लिखो, क्या रामायण सुनते रहते हो। हेडिंग लिखना,
आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1. सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है. EGE लिखते हैं डेल्टा HEG, ठीक है. ओके, यहाँ ये सिंबल याद रखना, डेल्टा और H के बीच में वो जो कुछ लिखना रहेगा, एटमाइजेशन, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है, वैसे लिखता है. उससे कुछ मतलब नहीं, तुम लोग उल्टा सुल्टा लिखोगे तो भी चलेगा, आंसर तो अपने को टिक करके आना है सिर्फ. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी तुम लोगों को मेरे ख्याल से पता है पहले से. चलो भाई एक एग्जांपल सिंपल सा ले लेते हैं. कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट X, जिसमें 8 प्रोटॉन है. 8 प्रोटॉन मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन. इतना पता है ना भाई. कौन सा एलिमेंट हो गया ये? ऑक्सीजन. ओके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. अब इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, कहाँ से? बाहर से. समझ में आया? ठीक है. अब बाहर से जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, देख बे, ऑक्सीजन के प्रोटॉन का चार्ज कितना है? +6, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? -. इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन. समझ में आ रहा है? तो राइट नाउ प्रोटॉन इज अट्रैक्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन. अट्रैक्शन होगा तो सही लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ हाँ सही लगता है. अबे पागल हो गया, अट्रैक्शन में सही लगता है, रिपल्शन में खराब लगता है. तो मैग्नेट्स की बात कर रहा है, तुम लोग क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पे तो मतलब सही लगेगा, मतलब क्या? स्टेबिलिटी आएगी, क्या अनस्टेबिलिटी आएगी? स्टेबिलिटी आएगी. समझ में आ रहा है? अब अगर कोई चीज स्टेबल बन रही है, उसकी एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है? कम होती है. वेरी नाइस. समझ में आया? तो जब स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब स्टेबल फील हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो एनर्जी कम होगी. समझ में आया? तो देख भाई, अभी फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7. नो डाउट. 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, सो चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज 1-. समझा? -1. इसमें कोई दिक्कत? अब इस -1 ऑक्सीजन में अगर मैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात करूं, तो अभी ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा. समझ में आ रहा है? अब ये रिपेल कर रहा है, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन इजीली अंदर ऐड कर सकता हूँ क्या? ना, ये इलेक्ट्रॉन खुद से भी अंदर नहीं जाएगा. तो क्या करना पड़ेगा? इसको उठा के जबरदस्ती अंदर घुसेड़ना पड़ेगा. इसमें मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी. समझ में आ रहा है? तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड? एब्जॉर्ब्ड. फर्स्ट वाले में एनर्जी कम हो गई थी, मतलब एनर्जी इज, एनर्जी जब रिलीज होती है तो डेल्टा H नेगेटिव. वेरी नाइस. डेल्टा H Eg1 इज नेगेटिव, एंड जहां पे एनर्जी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, मतलब एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो डेल्टा H Eg2 इज, ये समझा? अब इसके बाद ये -2 बनेगा. -2 बनेगा तो वापस एनर्जी देनी ही पड़ेगी. समझ में आ रहा है? तो Eg3 भी पॉजिटिव, Eg4 भी, मतलब डेल्टा Eg1 को छोड़ के बाकी सारे के सारे Eg1 इज, बट नॉट ऑलवेज. ठीक है, कुछ चीज़ों में Eg1 भी पॉजिटिव रहता है. फॉर एग्जाम्पल नोबल गैस है. समझ में आया? देख भाई, नोबल गैस के आउटर मोस्ट में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, वो पहले से स्टेबल है. उनको और इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? तो उनको और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते. समझ में आ रहा है? तो उनका Eg1 भी क्या रहता है? पॉजिटिव. इसमें कोई दिक्कत? ये तुम लोगों ने प्रोडक्ट टेबल में लिखा है ना, तो लिख दो. ये मतलब ये इतना सिर्फ डायग्राम बना लो, वो 8 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कर दोगे ना कंप्लीट. ओके, तो नहीं तो लिख देना भाई तुम लोगों को. ये मतलब इसमें क्वेश्चन आया था, इसमें वैट या डैट में क्वेश्चन मैंने पूछा था, और फिर तुम लोग रोते रोते आए थे कि हम लोगों को पता ही नहीं था, ऐसे कैसे हम लोगों को पता चलेगा. ठीक है, हाँ देखो ये कंप्लीट करो, फिर नोट लिख के देता हूँ एक, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे. चलो आगे बढ़े, बट नहीं अभी. चलो नोट लिखो भाई, नोट नोट. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसे लिखना चाहिए. तो Ege1 इज नेगेटिव, ब्रैकेट में लिखना नॉट ऑलवेज. ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शंस कौन से हैं? तो एक्सेप्शंस, पहली बात तो स्टेबल एलिमेंट्स. स्टेबल एलिमेंट कौन से रहते हैं? ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15 के. ठीक है, मैं एक ही ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15 के, ग्रुप 2 का एक एलिमेंट का एग्जाम्पल बेरिलियम, ग्रुप 15 का एग्जाम्पल नाइट्रोजन. वाई दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज. नेगेटिव नहीं, क्या पॉजिटिव? हाँ पॉजिटिव. हाँ हाँ, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड. समझ में आ रहा है? 2s2
2p3, याद है ना भाई ये, ठीक है। एंड फिर बाद में ग्रुप 18 क्यूब है, कंप्लीटली फिल्ड नोबल गैसेस, समझ में आया। तो इनके सारे के सारे एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एक्सेट्रा, ठीक बा। इधर लिखी दो बे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड ऑल नेक्स्ट कॉन्जिगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज है बे, ठीक है। सेकेंड और उसके बाद के सारे हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। इनमें लिख देना चाहिए तो भाई ये जो एक्सेप्शंस है इनमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है। एक्सेप्शन है, जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव रहती है, बट इनमें सब में पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एंड उसके बाद वाले सारे के सारे हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। एंड ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, ए ओवरऑल का मीनिंग क्या है, हाँ, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 2 प्लस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 3, 4, 5, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कंडीशन अप्लाइड कि मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पीज आर एडेड। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी 1 का मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब एक से ज़्यादा, तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी तुम लोगों को पूछा गया था ऑक्सीजन के लिए, एडवांस में बताया था, आई गेस ये एडवांस में पूछा था ओवरऑल के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई एक छोटू सा सॉरी नीट का क्वेश्चन जो तुम लोगों को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पहले से पढ़ाया हुआ है। ऑक्सीजन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया अभी, गिविंग अस O2 माइनस गैस, ठीक है। डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 600 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एंड ऑक्सीजन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग अस O माइनस गैस, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 140 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फाइंड, क्वेश्चन मैंने पूरा चेंज कर दिया है भाई, अच्छा क्वेश्चन बना दिया। फाइंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर 80 grams of oxygen of atomic oxygen। ये याद रखना बे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये एटम्स के लिए रहती है, क्वेश्चन भी मेंशन किया रहेगा एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व किया था। तुम लोग वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है सोचो, नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन की हिंट लेना। ये दिया हुआ था तुम लोगों को, पहले वाले की वैल्यू रहती है -140, दूसरे वाले की थी +740। नंबर थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने सॉल्व किया है कि O गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस O2 माइनस गैस, इसके लिए डेल्टा H कितना आएगा, याद है ये ऐसा क्वेश्चन कुछ किया है तुम लोगों ने, मतलब मैंने रूबी बैच वालों के नोट्स देखे हैं, ठीक है। ये तुम लोगों का क्वेश्चन हो गया सॉल्व आई गेस, ठीक है। उन्होंने तो वैल्यूज मेरे को पहले से बता दी थी, तो मेरे को कंटाला आया था इसलिए क्वेश्चन चेंज किया, ठीक है। तो कैसे करने का भाई इसको सॉल्व, दोनों को ऐड कर देने का, O माइनस कट हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स, O गैस गिविंग अस O2 गैस, O माइनस कैंसिल आउट हो गया, दोनों को ऐड करने का, इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 600, समझा। अब मैंने 600 वाला आंसर पहले से दे के रखा है, दिख रहा है, और मैंने फर्स्ट रिएक्शन दे के रखी है, समझ में आ रहा है। तुम लोगों को कौन सी रिएक्शन के लिए निकालना है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन मतलब
ये सेकेंड रिएक्शन निकालनी है, समझे? तो एग्जाम में तुम लोगों को खुद से क्लिक होना चाहिए। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए निकालने बोला है, मतलब भाई ऑक्सीजन का पहले, ऑक्सीजन के अंदर पहले से एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, पहले से एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया मतलब -1 पहले से है वो, एंड इसमें अभी हम लोग और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा O2 माइनस। ये समझे? ये रिएक्शन के लिए तुम लोगों को डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है, एनी डाउट? इन दोनों को यूज करके क्या करने का बे, कैसे करने का, कौन से रिएक्शन को फ्लिप करेंगे? हाँ, सेकंड वाले रिएक्शन को फ्लिप करेंगे। ये देख बे, समझो तुम लोगों को क्या चाहिए, O-1 चाहिए। O-1 मेरे को सेकंड रिएक्शन में दिख रहा है, तो इसको उल्टा करूंगा, समझा? इसको उल्टा करूंगा तो वैल्यू क्या बनेगी? पॉजिटिव बनेगी, एनी डाउट? एंड बाद में फर्स्ट रिएक्शन को एज इट इज रखना है, फिर बाद में दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, समझा? करो बे, आंसर बताओ मेरे को, सॉल्व करूं मैं? ओके, तो देखो बे, अपने को O2 माइनस चाहिए, O2 माइनस फर्स्ट इक्वेशन में ही है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है? गिविंग अस O2 माइनस, इसके लिए वैल्यू कितनी थी? प्लस 600 किलो जूल पर मोल। एंड फिर बाद में सेकंड इक्वेशन को मुझे फ्लिप करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे O-1 जो है वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तो O-1 गिविंग अस O गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब यहाँ पे जो सेम चीज़ है अपोजिट साइड पे वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, O गैस कैंसिल आउट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है? अब ओवरऑल रिएक्शन अपने को क्या मिल रही है? ओवरऑल रिएक्शन मुझे मिल रही है O माइनस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग अस O2 माइनस गैस, समझे? सेकेंड इक्वेशन को मैंने उल्टा किया था, तो ये हो गया प्लस 140, दोनों की एडिशन हो जाएगी प्लस 740 किलो जूल पर मोल। बट राइट नाउ दे आर नॉट आस्किंग फॉर 1 मोल, दे आर आस्किंग फॉर 80 ग्राम्स, समझा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट नंबर 80 ग्राम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स, समझा? तो नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, 80 अपॉन मोलर मास, वेरी नाइस। यहाँ पे 16 लेना पड़ेगा बिकॉज एटॉमिक ऑक्सीजन इज देयर। ऑक्सीजन गैस बोला है क्या? नहीं, ऑक्सीजन गैस मतलब O2 रहता है ना बे, बट ये एटॉमिक ऑक्सीजन के लिए है। तो 16 1 16, 16 5 18, तो 5 मोल हो गए। तो ये 5 मोल, 1 मोल के लिए 740, 5 मोल के लिए इंटू 5, समझा? इसको इंटू 5 करोगे 3700 आंसर आएगा, ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये जेईई मेंस लेवल का तो था। आगे बढ़े, चलो भाई, आज अपने को सारे टाइप्स के एंथैल्पीज कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है? अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, थर्ड एटमाइजेशन एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है? इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा H ऑफ एटम, ठीक है? डेफिनेशन, द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, the heat absorbed at constant pressure when 1 mole of a molecule, the heat absorbed at constant pressure, the heat absorbed at constant pressure when 1 mole of a molecule is broken down in its atoms, is broken down in its atoms, ठीक है? ओके, ध्यान दो बे, सिंपल चीज, जैसे कि मेरे पास H2 है, ठीक है? H2 एक मॉलिक्यूल है, क्या करने का? इसको ब्रेक डाउन करने का। ब्रेक डाउन किया, देख बे, पहली बात H सिंगल बॉन्ड H ऐसा रहता है, इसको मैंने ब्रेक किया, समझा? इसको ब्रेक करने के बाद मुझे कितने आइटम्स मिले? 2 हाइड्रोजन आइटम्स मिले, इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ओके। अब यहाँ पे डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन आता है, क्या बोलते हैं उसको? प्लस 436 किलो जूल पर मोल। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, पॉइंट समथिंग कुछ तो है, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत? ओके। अब इसमें और एक क्वेश्चन आ सकता है, और एक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे? नाउ टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी? गैस मारो, खुद से बोलो क्या?
ब्रेक अ बॉन्ड पढ़ा है ना मैं पहले. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी. समझ में आ रहा है? ओके. इन केस ऑफ हाइड्रोजन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड एंथैल्पी एंड एटमाइजेशन एंथैल्पी? सेम है. देख भाई, एटमाइजेशन करते हो कितने बॉन्ड्स ब्रेक किए? एक बॉन्ड ब्रेक किया. एक बॉन्ड ब्रेक करके दो एटम्स मिले. बॉन्ड एंथैल्पी में भी एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है. तो रिलेशनशिप बिटवीन एटमाइजेशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. इसमें कोई दिक्कत? बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या रहती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड. समझ में आया? ओके. तो विच इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी. अभी के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा तो चलेगा. बॉन्ड एंथैल्पी हम लोग आगे जाके आराम से पढ़ने वाले. बढ़िया समझा? पक्का? ओके. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ध्यान दो. ठीक है, ये गैस CH4 गैस, CH4 गैस के सारे एटम्स को तोड़ दिया. ठीक बा? कौन से एटम्स मिलेंगे बे? अच्छे से बताओ. C और H नहीं बे, कितने H? 4H. समझा? तो विल गेट C गैस, कार्बन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन गैस. समझ में आ रहा है? पक्का? ओके. डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन फॉर दिस रिएक्शन इज प्लस 1660 किलो जूल पर मोल. इसमें कोई दिक्कत? हाउ मच इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड? वेरी नाइस. देखो बे, यहाँ पे हम लोग इसका एटमाइजेशन करते वक्त कितने एटम्स तोड़ रहे हैं? सॉरी, कितने बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं? 4 बॉन्ड तोड़ रहे हैं. समझ में आ रहा है? और वो 4 बॉन्ड कौन से हैं? C और H के. ये समझा? तो कैन आई राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड एंथैल्पी इज bond enthalpy of which bond? CH bond is delta H of atomization for CH4 upon 4. ये समझाइए, क्योंकि इसमें मैंने कितने बॉन्ड्स तोड़े बे? 4 CH बॉन्ड तोड़े ना बे. 4 CH बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लग रही है 1660. तो एक बॉन्ड के लिए अपॉन 4. आंसर कितना आएगा बॉन्ड एंथैल्पी का? 415. समझा? पक्का? ओके. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते, कर लोगे ना सॉल्व? चलो लिख दो. एटमाइजेशन एंथैल्पी में कोई दिक्कत? अब चलो बे, नोट. H2 has highest value of bond enthalpy. H2 has highest value of bond enthalpy for a single bond. For a single bond amongst all the elements. Amongst all the elements. Amongst all the elements. ठीक है? इसका मतलब ध्यान दो बे, ऐसा फालतू क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, कि तुम लोगों को कंपैरिजन दे दिया है H2 Cl2 Br2. समझ में आ रहा है? अब इन तीनों में पहली बात तुम लोगों को ये बताया गया होगा कि जितना छोटा बॉन्ड उतनी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा. पता है ना बे? मतलब अगर तुम लोग पेंसिल की भी कंपैरिजन करोगे, छोटी पेंसिल इजीली टूटती है क्या? नहीं. मतलब लंबी चौड़ी पेंसिल रहेगी इजीली टूट जाएगी, छोटी सी पेंसिल रहेगी टूटती नहीं है. समझ में आ रहा है? तो जितना छोटा बॉन्ड उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो उसको ब्रेक करने में उतनी एनर्जी लगेगी. ठीक है, बट उन सब में हाइड्रोजन की वैल्यू सबसे ज्यादा क्यों? सबसे छोटा एटम है. समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम, तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा. ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा. फिर बाद में क्लोरीन एंड ब्रोमीन, विच वन इज बिगर? ब्रोमीन इज लार्जर, तो ब्रोमीन की वैल्यू कम रहेगी, क्लोरीन की ज्यादा रहेगी. ये पता है ना? फास्ट नहीं हो रहा है ना? ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, तुम लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया है पहले से. ठीक बा? ओके. बट उसी बदले ध्यान दो बे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए H2 O2 N2, which one has highest bond enthalpy? N2. why? हाँ, क्या? ट्रिपल बॉन्ड. क्या है उसके अंदर? ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, वो क्या बोल रहा था तू? ट्रिपल ही बोल रहा था, मुझे सुने नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने क्या पूछा ना बे. तो H सिंगल बॉन्ड H, O डबल बॉन्ड O एंड N ट्रिपल बॉन्ड N. समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, एक सिंगल स्टिक इजीली ब्रेक होगी, 2 स्टिक्स इजीली ब्रेक होंगी, या 3 स्टिक्स इजीली ब्रेक होंगी?
एक सिंगल इजीली ब्रेक होती है, 3 अगर स्टिक्स रहेंगी तो ब्रेक करने में ज़्यादा ताकत लगती है ना। वो लकड़हारे की स्टोरी याद है, सुना होगा, ठीक है? नहीं मेरे को नहीं आती, मेरे को भी नहीं पता है, मैंने ऐसे सुना है, ऐसे कोई स्टोरी है, मुझे पता रहता तो पक्का सुना था। लिखो बे, देखो बे, F2 Cl2 Br2 एंड I2, ठीक है? ये क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, नीट में भी 2-3 बार आया हुआ है, ठीक है? बार बार आया हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है? विच वन हैज हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी? F2 बिकॉज फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, एंड उसके बाद कौन आएगा? Cl, बाद में कौन आएगा? ब्रोमीन, एंड उसके बाद कौन आएगा? दिस इज एक्सपेक्टेड, ठीक है? जो हम लोग पढ़े उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड है, बट ऑब्जर्वेशन में आता है कि भाई फ्लोरीन जो है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत कम है, मतलब हाईएस्ट किसकी है? Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद F2, अबे देखो ना एरो बनाया है ना, एंड उसके बाद I2, समझ में आ रहा है? दिस इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है? ऑब्जर्वेशन में ये आता है। अब देखो भाई क्वेश्चन तो बहुत बार आके गया हुआ है ये ऑर्डर का, तो अभी नेक्स्ट टाइम शायद से वाई ऐसा क्वेश्चन आए कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, तो ध्यान दो भाई। पहली बात, फ्लोरीन ऐसे दिखेगा, F सिंगल बॉन्ड F, ठीक है? Cl ऐसे दिखेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Br सिंगल बॉन्ड Br, एंड I सिंगल बॉन्ड I, ये समझे? अब बराबर है ना, मतलब कंपैरिजन, ठीक है? अब होता क्या है, एक बॉन्ड बनते वक्त कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन बहुत क्या हो गए? नजदीक आ गए। अब ये बहुत नजदीक है तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो इनको दूर जाना है, दूर जाना है तो ये इजीली टूट जाएंगे। मैंने क्या बोला, समझा? पक्का? तो क्या लिखोगे? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, स्मॉल साइज, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, स्मॉल बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है? ये हम लोग एटमाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, वो मत भूलना। ये एटमाइजेशन के लिए भी सेम ऑर्डर रहेगा क्या? हाँ, क्योंकि ये सारे के सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है ना बे। यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो वो एक साथ ही टूटेगा। ये कभी ऐसा होता है कि साला सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटा? नहीं, समझ में आ रहा है? तोड़ने जाएंगे तो दोनों बॉन्ड्स टूटते हैं, कभी एक सिंगल बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक है? ओके, चलो बे आगे बढ़े। क्या नो? अरे हाँ ना, बट नोकिया के फोन मतलब इतने सही नहीं है। MI चलो बे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्या बोलते हैं, एटॉमिक चेंजेस हो गया, समझ में आ रहा है? हम लोगों ने हेडिंग डाली थी ना, एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक चेंजेस हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, एटमाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है? अब नेक्स्ट हेडिंग, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा HF से, ठीक है? लिख दो डेल्टा HF। देखो बे, नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेफिनेशन लिख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख देना, स्टार मार्क करना नहीं तो, ठीक है? तो द हीट रिलीज्ड when the heat released at constant pressure, वो समझ लो, ठीक है? वो मरने दो, मतलब मत लिखो, चलता है। the heat released when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance is formed by using its elements in their most stable and purest form, ठीक है? in their most stable and purest form. देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, लेट अस से वी हैव टू मेक CO2, क्या बनाना है अपने को? CO2 गैस ना, CO2 गैस।
कौन से एलिमेंट्स यूज होंगे बे? CnO2, समझ में आ रहा है। अब कार्बन, इसके बहुत सारे स्टेट्स है बे, एक है ग्राफाइट, एक है डायमंड, पता है ना, एंड एक है फुलरीन, बकीबॉल, हाँ ठीक है। अब क्या यूज करूं? देख डेफिनेशन में क्या बोला है, मोस्ट स्टेबल एंड प्योरेस्ट, विच इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके देखो बे, स्टेबल चीज नेचर में ज्यादा मिलती है कि कम मिलती है? एक चमाड़ दूंगा ना बता ये कौन सा लॉजिक हुआ? स्टेबल है तो कम मिलेगा। ए तेरे लाइफ की बात नहीं हो रही है लोगों के, मतलब इन जनरल कि लोग किसी की लाइफ स्टेबल नहीं रहती, नहीं वैसा नहीं है, वो वैसे वैसे नहीं, वैसे स्टेबल चीज की बात नहीं हो रही है। नेचर में चीजें ठीक है, स्टेबल मिलती है कि अनस्टेबल मिलती है? स्टेबल। अरे कोई भी चीज ऐसे फटने वाली मिलती है क्या? भी चलते चलते किसी पत्थर के ऊपर पैर रख दिया फट गए, होता है? नहीं ना, फटने वाली चीजें अनस्टेबल रहती है, बराबर ऐसे होता है चल रहा है फट गए, नहीं क्यों? क्योंकि नेचर में चीजें स्टेबल फॉर्म में रहती है, समझा? ठीक है, तो नेचर में ज्यादा चीजें क्या मिलती है? स्टेबल मिलती है। तो बताओ बे, डायमंड बहुत ज्यादा मिलता है क्या नेचर में? कोयला ज्यादा मिलता है कि डायमंड ज्यादा मिलता है? बिकॉज कोयला इज मोर स्टेबल, ये समझ में आ रहा है। एंड कोयला मतलब ग्राफाइट, ये समझा मैंने क्या बोला? तो बिटवीन डायमंड एंड ग्राफाइट विच वन इज मोर स्टेबल? समझा? नेचर में स्टेबल चीजें ज्यादा मिलती है, याद रखना बे। एक ग्राफाइट को सिर्फ ऐसे GRAP चलेगा ना, प्लस दूसरा क्या यूज करना है अपने को? कौन सा एलिमेंट यूज करना है? अब ऑक्सीजन के भी दो फॉर्म रहते हैं भाई, एक रहता है O2 और दूसरा रहता है O3। कौन सा यूज करूं? O2। क्यों? बिकॉज नेचर में स्टेबल ज्यादा कौन है? O2 ज्यादा स्टेबल है। नेचर में ओजोन ज्यादा है कि O2 ज्यादा है? O2 ज्यादा है। समझा मैंने क्या बोला? तो C ग्राफाइट प्लस O2 गैस गिविंग अस CO2। नो डाउट। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ आती है, मुझे जितना याद है, प्लस 393.5 किलो जूल पर मोल। तुम लोगों को ये वैल्यूज याद रखनी है क्या? बिल्कुल नहीं यार, कोई भी वैल्यूज याद नहीं रखनी है। नेक्स्ट, अब तुम लोग मुझे बताओगे कौन सी रिएक्शन फॉर्मेशन एंथैल्पी है और कौन सी रिएक्शन फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग फॉर्मेशन एंथैल्पी या फिर नॉट रिप्रेजेंटिंग फॉर्मेशन एंथैल्पी। ठीक है, देखो बे हाँ हाँ सॉरी, वो नेगेटिव आना चाहिए। यस, नेगेटिव ही वैल्यू है वो, मैंने गलत लिखा है। यस ए माइनस आएगा भैया, हीट रिलीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस गिविंग अस NaCl सॉलिड। टेल मी इफ दिस इज फॉर्मेशन एंथैल्पी और नॉट। देख भी हम लोग क्या बना रहे हैं? NaCl बराबर ए, उधर देखने का वो बन रहा है। ठीक है, NaCl कौन से एलिमेंट से बनेगा? Na एंड Cl। Na मेटल है, मेटल कौन से फॉर्म में स्टेबल रहता है? सॉलिड फॉर्म में। Cl गैस रहती है, कौन से फॉर्म में? तो गैस फॉर्म में। समझ में आ रहा है? ठीक है, इज दिस फॉर्मेशन एंथैल्पी? नो, दिस इज नॉट फॉर्मेशन एंथैल्पी। व्हाई? हाँ, दो है। फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, डेफिनेशन रीड करके देखो बे। ये ऐसे ही फालतू क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग एंथैल्पी के डेफिनेशन के टाइम पे मैंने बताया ना, हमेशा कितने मोल के लिए अप्लाई होगा? 1 मोल। यहाँ पे कितने मोल NaCl बना रहे हैं? 2 मोल। तो 2 मोल के लिए बन रहा है, हेंस इट इज नॉट फॉर्मेशन एंथैल्पीज। चलेगा ना ऐसे? समझा? नेक्स्ट, 3/2 O2 गिविंग अस O3 गैस। ठीक है, 3/2 O2 गैस। ठीक है, इज दिस फॉर्मेशन एंथैल्पी? ओके, कितने मोल बना रहे हैं ओजोन? 1 मोल। तो वो कंडीशन फॉलो हो गई। अब अगर मुझे ओजोन बनाना है तो उसका एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। ओजोन का एलिमेंट ऑक्सीजन ही होगा, बराबर क्या नहीं? एंड ऑक्सीजन का सबसे स्टेबल फॉर्म क्या रहता है? O2 रहता है कि O3 रहता है? O2 रहता है। तो O2 भी हम लोग बराबर से यूज कर रहे हैं।
एंड रिएक्शन बैलेंस्ड है ना कि नहीं है 3O2 गिविंग अस O3, समझ में आ रहा है? तो इज दिस फॉर्मेशन एंथैल्पी? यस, दिस इज फॉर्मेशन एंथैल्पी, समझा? पक्का? ओके। अब देखो भाई, ये तुम लोगों को पता नहीं है बट अभी पता चल जाएगा। चलो, तो 1/6 S6 1/6 S6 प्लस O2 गैस, ये सॉलिड में रहता है, गिविंग अस SO2 गैस। बताओ इज दिस फॉर्मेशन एंथैल्पी? चलो डिस्कस करते हैं। एक मोल बन रहा है। सल्फर किस फॉर्म में है? S6। तुम लोगों ने सल्फर S6 फॉर्म में कभी पढ़ा है क्या? कौन से फॉर्म में पढ़ा है? S8 पढ़ा है क्या फॉर्म में पढ़ा है? पढ़ा होगा ना भाई, क्राउन सल्फर। ओके, तो सल्फर कौन से फॉर्म में स्टेबल रहता है? S8 में रहता है, S6 में रहता है क्या? तो ये स्टेबल फॉर्म है? नहीं है। तो ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है? नहीं है, बिकॉज सल्फर इज स्टेबल इन S8 सॉलिड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें कोई दिक्कत? ये ऐसे ही घटिया क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट, C ग्राफाइट प्लस H2O लिक्विड गिविंग अस CH2O लिक्विड। ठीक है, इसे फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं CH2O, जो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, इज दिस फॉर्मेशन एंथैल्पी? तो बताओ भाई, एक मोल यूज किया कार्बन स्टेबल कौन से फॉर्म में रहता है? ग्राफाइट। वाटर कौन से फॉर्म में स्टेबल रहता है? लिक्विड। इज दिस फॉर्मेशन एंथैल्पी? नो, दिस इज नॉट फॉर्मेशन एंथैल्पी, बिकॉज दिस इज अ कंपाउंड एंड वी हैव टू यूज एलिमेंट्स। एक दो, समझा? ठीक है, तो ये क्या है? ये कंपाउंड है, कंपाउंड, नॉट एन एलिमेंट। मस्त नहीं है टाइम पास। कार्बन ग्राफाइट H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग अस CH2। हाँ, ये अभी डायरेक्ट नहीं हो गया। क्यों नहीं हो गया? क्योंकि वो क्या ऑक्सीजन है, गधे हो तुम लोग। ऑक्सीजन बराबर है भाई, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में स्टेबल रहता है, O2 ही रहता है। ठीक है, नहीं है क्योंकि ये सॉलिड है। ये कौन से फॉर्म में स्टेबल मैंने बताया? लिक्विड। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, देख बे, फॉर्मेशन करते वक्त हम लोगों को हमेशा वो स्टेबल फॉर्म में मिलेगा, मतलब लिक्विड में मिलेगा। बट ये लिक्विड में मिलने के बाद हम लोगों ने इसको क्या किया? फ्रीज किया, दो प्रोसेस की। नहीं समझा? ओके, तो अभी के लिए बट इसको लिक्विड ही लिखो भाई, करेक्ट वाली तो पता रहनी चाहिए ना, इसको लिक्विड ही लिख दो। तो ये सही है, लिक्विड अगर रहेगा देन इट इज करेक्ट। ठीक है, सॉलिड में अगर रहता, मतलब मैंने क्या किया, ये लिक्विड को बाद में फ्रीज करके सॉलिड में लेके गया, तो वो फॉर्मेशन हुआ क्या? नहीं, वो फॉर्मेशन प्लस फ्रीजिंग हुआ। ठीक है, ओके, चलो भाई आगे बढ़े। अब एक नोट नोट फॉर्मेशन एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स in their purest state is, चलो डिस्कस करते हैं क्या रहना चाहिए। ये देखो बे, मुझे अगर O2 गैस बनानी है, समझ में आ रहा है? O2 गैस, फॉर्मेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? जो चीज़ बना रहे हैं उसको बनाने के लिए उसके ही एलिमेंट यूज करने हैं, एंड दैट टू इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म। अब O2 गैस बनाने के लिए ऑक्सीजन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या रहता है? एलिमेंटल फॉर्म O2 ही रहता है, और साला वो भी गैस फॉर्म में ही रहता है। समझ में आ रहा है? O2 गैस से O2 गैस बनाई, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज? 0। ये समझा? तो फॉर ऑल एलिमेंट्स इन देयर प्योरेस्ट स्टेट फॉर्मेशन एंथैल्पी इज 0। लिख देना भाई, मतलब वर्ड्स में लिखना चाहिए तो 0, ZERO। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसके एग्जाम्पल किस किस के लिए 0 हो सकता है? ठीक है, Na सॉलिड 0, Cl2 गैस 0, Br2 गैस नॉट एप्लीकेबल। व्हाई? बिकॉज ब्रोमीन किस में रहता है?
लिक्विड, ए समझा, ठीक है। Hg सॉलिड नॉन जीरो, Hg किस में रहता है, लिक्विड, ठीक है। O2 गैस 0, N2 गैस 0, एसिड सॉलिड 0, P4 सॉलिड 0, P4 भी P4 फास्फोरस किस में स्टेबल रहता है, P4, याद रखना, ठीक है। बाकी तुम लोगों को बहुत से एलिमेंट पहले से पता है, लिक्विड वाले मैंने 2 एलिमेंट बता दिए, ठीक है। बाकी सब सॉलिड में और गैसेस भी तुम लोगों को पता ही रहेंगी, ठीक है। हीलियम गैस, नियॉन गैस, आर्गन गैस, ठीक है। वैसे चलो आगे बढ़े। चलो भाई ध्यान दो, ये सिंपल है। A मोल्स ऑफ A गैस, A गैस सॉलिड जो भी रहेगा, B मोल्स ऑफ B गिविंग अस C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन के लिए एंथैल्पी पूछा है, समझ में आ रहा है। अब पूरे रिएक्शन की अगर एंथैल्पी पूछी है तो तुम लोगों को मतलब डेल्टा निकालना है, डेल्टा H। कभी भी कोई चेंज निकालना रहेगा तो कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस, समझा। अब एग्जामिनर ने तुम लोगों को देके रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर A, दूसरा देके रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। ये डेटा गिवन रहता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, समझे। तो बाय यूजिंग दिस डेटा वी नीड टू फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये समझा। तो रिएक्शन की एंथैल्पी अपने को निकालनी है, कैसे निकालेंगे, C प्लस डी माइनस A प्लस बी बराबर है क्या नहीं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एक चीज बट तुम लोग भूल रहे हो, क्या भूल रहे हो, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाइड बाय। ये देखो भाई, हमेशा एंथैल्पी चेंज कितने मोल्स के लिए रहता है, 1 मोल, बट यहाँ पे C का 1 ही मोल यूज हो रहा है क्या, कितने मोल यूज हो रहे हैं, C मोल, समझा। तो कैसे लिखेंगे, C इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C प्लस D टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, ये समझे, माइनस A टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A प्लस B टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। है इसमें कोई दिक्कत, पक्का। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का अगर मैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखूं, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो तुम लोगों को कोई दिक्कत, ओके, ये खुद से अप्लाई कर लोगे ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, उतना ही करना है और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज Fe2O3 solid plus 3CO gas giving us 2Fe solid plus 3CO2 gas, ठीक है। डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन फॉर Fe2O3 is equal to minus 824.2 kilojoule per mole. Delta H of formation for CO is minus 110.5 kilojoule per mole, and delta H of formation for CO2 is minus 393.5 kilojoule per mole. करो बे सॉल्व, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके दिखाओगे, तुम लोग ट्राई करोगे। एलिमेंट है, एलिमेंट्स के लिए फॉर्मेशन एंथैल्पी इज 0, समझा। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इतना याद रखना, जो डेटा दिया नहीं है वो 0 है। हाँ एक्चुअली इतना याद रखना, जो दिया नहीं है वो 0 है, बात खत्म। एग्जाम में ये काम आएगा।
अगर वो पूरा लिखते नहीं बैठूंगा कि फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ Fe इंटू 2, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 इंटू 3 माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ F2O3 प्लस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO इंटू 3, ऐसे लिखूंगा नहीं तो चलेगा ना, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दूं, समझ में आ जाएगा। ओके, तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, हाँ बाय द वे बहुत सी बार इधर ऐसे ना H नॉट रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H नॉट? तो स्टैंडर्ड वैल्यूज, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, ठीक है, 298 बोलते हैं हम लोग। फिर बाद में स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, पूरे इसमें हम लोग 1 मोल मतलब बार बार बोल रहे हैं 1 मोल, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार, ठीक है, वैसा स्टैंडर्ड कंडीशन बाद में लिख के दे दूंगा मैं। अब तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ Fe 0 प्लस 3 इंटू फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस 393.5, 393, हाँ सॉरी 0.5, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस क्या माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है Fe2O3 1 है सिर्फ वो, तो माइनस 824.2 प्लस 3 इंटू माइनस 110.5, ये समझे। बाद में इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद अपने को आंसर आता है माइनस 24.8 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, चलेगा ना पे कि करके दिखाओ? कैलकुलेशन आया था सबको? ओके, कुछ लोगों को नहीं आया, मैं सॉल्व करके दिखाऊं। फाइंड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ C2H6 if 2C2H6 gas plus 7O2 gas giving us 4CO2 gas plus 6H2O liquid या gas liquid, given that delta H of this reaction is, चलो ब्लैक में लिखते हैं क्वेश्चन पूरा, delta H of this reaction is minus 3119 किलोजूल। ये आ रहा, बात करना बंद कर। delta H of formation of CO2 is minus 393.5 किलोजूल पर मोल। Delta H of formation of water is minus 285.8 किलोजूल पर मोल। डेल्टा H और कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया, ठीक है, ओके। क्या पूछा है? C2H6 का फॉर्मेशन एंथैल्पी, एंड इस रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी पहले से दे के रखी है, समझा? सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा स्विच है। ओके, चलो बे देखो मैं सिखाऊं क्या? मैं सिखा गुरु को, मैं बताता हूँ। देखो ध्यान दो बे सब जन, यहाँ पे फोकस। देखो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 4 टाइम्स CO2, तो 4 इंटू माइनस 393.5 प्लस 6 इंटू वाटर, तो माइनस 285.8, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट इज फर्स्ट अपने को जो ढूंढना है वो, तो 2 टाइम्स x बोल दो प्लस 7 टाइम्स ऑक्सीजन का कितना है बे 0, जो वैल्यू दी नहीं रहती वो 0, ऑक्सीजन इज एलिमेंट, फॉर्मेशन एंथैल्पी 0, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑलरेडी गिवन विच इज माइनस 3119 विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स दिस नंबर, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 4 9 जा 36 प्लस 1 7, 33 कैरी फॉरवर्ड हो गया 5 1, ये करेक्ट है 1570 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 8 जा 48, 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया 31,
3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 48 प्लस 3 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया 7, ये भी करेक्ट है, ओके ठीक है। माइनस 2x, अब ये दोनों के एडिशन माइनस में आएगी जो कि इस तरफ आके प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो माइनस 3119 प्लस, अब देखो भाई इन दोनों के एडिशन, ठीक है, 0 प्लस 8 8 पॉइंट, 4 प्लस 4 8, 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 7 12 3, समझा, ठीक है। विच इज इक्वल टू माइनस 2x, ए गलती मत करना भाई, विच इज इक्वल टू माइनस 2x, ए बातें करना बंद करो भाई वो लास्ट बेंचेस। अब ये जब सब्ट्रैक्शन करूंगा 3288.8 माइनस 3119.0, सब्ट्रैक्शन हमेशा ऐसे अच्छे से करना भाई, ओरली करोगे पक्का गलत जाओगे, ठीक है, ओके। 8 में से 0 गया 8, 8 में से 9 नहीं जाता, ये इधर से उठाने का, इसको 7 करने का, इसको 18 करने का, 18 में से 9 गए 9, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 3 गए 0, समझे। तो 169.8 इज इक्वल टू माइनस 2x, x इज इक्वल टू माइनस 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस 169.8 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा एंड 9 जा किलो जूल पर मोल। क्या डिफिकल्ट था बे इसमें? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, उसके पहले ब्रेक लेते हैं 9:20 तक, टाइम हो गया ना ब्रेक का, भूल ही गया मैं। चलो, यस यू आर वेलकम। डेफिनेशन लिखो, द हीट रिक्वायर्ड, क्या हुआ? अच्छा हाँ, द हीट रिक्वायर्ड टू, द हीट रिक्वायर्ड नहीं, द हीट रिलीज्ड, सॉरी चलता है कुछ नहीं है। द हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure, the heat released at constant pressure when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance, चाहिए तो 1 mole को डबल अंडरलाइन करना, हमेशा 1 mole रहता है, याद रखना, of a substance is completely combusted, when mole of a substance is completely combusted। एक समझ में आ रहा है completely का मीनिंग क्या है? complete मतलब पूरा पूरा जल जाना, पार्शियल भी रहता है ना लिमिटेड ऑक्सीजन में एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, समझ में आ रहा है? इज completely combusted in excess of oxygen, in excess of oxygen, in excess of oxygen। ये देखो भाई ये रिएक्शन, is this a combustion enthalpy? मतलब is this a combustion reaction? पहला क्वेश्चन, is this a combustion combustion reaction? Yes. Is this combustion enthalpy? Yes. No. चलो, 2 moles of substance is combusted, बार बार उसको अंडरलाइन भी करने बोल रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन में कितने मोल को कंबशन करना है? 1 मोल। यहाँ पे कितने मोल का कंबशन हो रहा है? तो व्हाट इज द कंबशन एंथैल्पी? डिवाइडेड बाय 2। ये समझा? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा बे कि फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज कंबशन एंथैल्पी? सेम है क्या? नहीं, डिवाइड बाय 2 फॉलोड, पक्का? ओके, आगे बढ़े। हाँ ये बताओ बे, इज दिस रिएक्शन कंबशन एंथैल्पी? दिख रही है? ओके, कंबशन एंथैल्पी ऑफ व्हाट? कार्बन, एंड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ ये समझा? तो एग्जाम में ऐसा रिलेशन, ऐसे रिलेशन आते हैं बे कि फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CO2 इज इक्वल टू फॉर्मेशन कंबशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन। ट्रू और फॉल्स? मैंने क्या बोला समझा ना? क्योंकि अभी हम लोगों ने फॉर्मेशन में जब पढ़ा था तो CO2 का फॉर्मेशन हो रहा था, बट अगर कंबशन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो CO2 कार्बन का कंबशन हो रहा है। फॉलोड? ओके, और कुछ है क्या ऐसा कंबशन का? हाँ, इज दिस कंबशन एंथैल्पी? यस, कंबशन एंथैल्पी ऑफ S6।
ये फॉर्मेशन नहीं था भाई, सुनो भाई, ये जो क्रॉस किया है तो दिस इज नॉट अ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ SO2, दैट इज ट्रू, बट इज दिस कंबशन एंथैल्पी ऑफ S6? यस, जल रहा है ना मैं CO2 के साथ, सॉरी CO2 नहीं का, ऑक्सीजन के साथ, जलना इज डिफरेंट, समझा? तो S6 की कंबशन एंथैल्पी है, हाँ। SO2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी है नहीं, क्यों फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं है? S8 में स्टेबल रहता है, समझा? जलना किसी का भी सही रहता है, मतलब चल जाता है, सही रहता है, मतलब चल जाता है वैसा। हाँ बोलो। 1/6 है ना वो तो। हाँ तो 1 मोल ही है ना 1/6 मतलब, ए नहीं सॉरी, हाँ सही बोला उसने, हाँ। S6 की कंबशन नहीं है, ये कंबशन एंथैल्पी, बहुत सही बोला उसने, हाँ, क्योंकि ये 1 मोल नहीं है, ये 1/6 मोल है, बराबर, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, पूरा S6 अगर कंबस्ट हो रहा है तो कंबशन एंथैल्पी, अभी 1/6 मोल हो रहा है ना भाई, समझा? तो अगर इसको कंबशन एंथैल्पी की वैल्यू करनी रहती तो अपने को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है? चलो, करेक्ट बोला उसने। नेक्स्ट, बट तुम लोगों को कंबशन की आइडिया आ गई? ओके, तो चलो कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं। तो C ग्रेफाइट प्लस O2 गिविंग अस CO2 गैस, दिस इज अ कंबशन एंथैल्पी। H2 गैस प्लस O2 गिविंग अस H2O गैस। इसको बैलेंस करके दिखाओ भाई, इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखूं? गलत, 2H2 नहीं तो 2 मोल हो जाएगा, हाफ O2, समझा? ये क्यों गलत मैंने बोला, समझा ना? ओके, तो हाफ O2, ठीक है? एक मिनट, Na सॉलिड प्लस O2 गिविंग अस Na2O सॉलिड, ठीक है, गैस। इसको बैलेंस कैसे करें? Na एक ही रखना पड़ेगा, Na का कंबशन हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे हाफ, ओके, तो यहाँ पे O2 1/4, क्योंकि हाफ O2 चाहिए, हाफ O चाहिए ना भाई, हाफ O चाहिए, तो ये 2 1 2 2 हाफ O आ गया, समझे? ओके, तो नाउ दिस इज अ कंबशन एंथैल्पी या फिर कंबशन रिएक्शन, ठीक है? ओके, CH4 गैस प्लस O2, कंबशन में क्या बनता है भाई? C का CO2, H का H2O, समझे? ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो भाई, if combustion is carried out at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius water exists in liquid state, समझा? ठीक है, हाँ, 25 डिग्री पे अगर हो रहा है कंबशन तो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है? एंड सॉरी, हाँ, तो लिक्विड में ही मिलता है एक्चुअली, फिर बाद में अगर हाई टेम्परेचर रहेगा फ्लेम का तो वो वेपर्स बनेगा वैसा, बट अगर एग्जामिनर ने 25 डिग्रीज पे ही बोला है तो लिक्विड स्टेट पे है, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे CH4 गैस, ठीक है, तो C एक ही है, H2 बैलेंस करने में हेल्प करो भाई, यहाँ पे H2 कितने आएंगे? 2H2O, समझा? कितने ऑक्सीजन लगे? 4, तो यहाँ पे 2 O2, समझा? इज दिस कंबशन रिएक्शन? यस, बिकॉज ओनली 1 मोल इज यूज्ड, समझा? ओके, अब उसी बदले इफ CH4, तुम लोगों को यहाँ पे डेल्टा H कभी याद रखना है क्या? नहीं, डेल्टा H एग्जाम में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया था ना भाई, बस ये याद रखना कि 1 मोल कहाँ पे है, क्या कैसे करना है, ठीक है? ओके, CH4 प्लस O2 गैस, डायरेक्ट रिएक्शन बैलेंस कर दे रहा हूँ, 2 O2 गैस, बट नाउ दिस रिएक्शन इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या चेंज होगा भाई? CO2 गैस, H2O गैस, क्योंकि 100 डिग्री पे वाटर गैस में चला जाता है, ठीक है? ओके, एक और लास्ट रिएक्शन लिख दो, C2H6 गैस प्लस 7/2 O2 गैस गिविंग अस 2 CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड। लेट अस से दिस इज कैरिड आउट एट 25 डिग्री सेल्सियस, समझे? पक्का? एक क्लास तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? ध्यान दो, C6H5 COO सॉलिड प्लस O2 गैस गिविंग अस CO2 गैस प्लस H2O लेट्स से लिक्विड, ठीक है? तुम लोगों को बैलेंस करना है, ये 1 ही रहेगा क्योंकि कंबशन में हमेशा 1 मोल का ही कंबशन होता है, ठीक है? तो ये 1 ही रहेगा, बाकी सबको बैलेंस करो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल
कंबशन किसका होता है वो फिगर आउट करने का। ऑक्सीजन जलता है क्या? नहीं, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कंबशन यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन का, तो इसका एक ही मोल यूज़ करना है कंबशन जिसका होता है। अब ये 1 मोल है तो 1 मोल से ये 1 मोल H2O बना, बट अपने को सिर्फ 1 O लग रहा है ना, 1 O के लिए हाफ O2, तो हाफ ऑफ कैंसिल आउट होके 1 O, ठीक है। ओके, लास्ट रिएक्शन बैलेंस करो। इस तरफ नहीं, ये पहले कितना आया 7, ओके वेरी नाइस, ये 3 और ये वेरी नाइस, करेक्ट है, करेक्ट। ओके चलो मैं बैलेंस करके दिखाऊं। देखो बे ध्यान दो, पहले कार्बन को काउंट करो, CO2 में कार्बन है तो कार्बन को काउंट करता है। कार्बन C6H5COOH में कितने हैं? 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, समझा। फिर हाइड्रोजन को काउंट करो, यहाँ पे 5 और 1 6 हो गए, तो यहाँ पे कितने आने चाहिए? 3, क्योंकि H2O में 2 H रहता है तो 3 2 6, समझा। फिर बाद में ऑक्सीजन काउंट करो बे, 7 × 2 14, 14 + 3, तो over here 17 oxygen atoms are there. Amongst those 17 oxygen atoms, 2 oxygen atoms are coming from COH. तो 2 पहले से है, तो 17 में से 2 गए, 15 चाहिए, समझा। 15 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15/2, तो 2 कैंसिल आउट हो गए, 15 ऑक्सीजन आ जाएगा। ये बैलेंसिंग कैसे किया, समझा। ओए घुंघरू बाल क्या चालू है तेरा, क्यों बार बार पीछे? इसका नाम है हाँ आइस स्पाइस, आइस स्पाइस क्या? क्यों ग्रीन कपड़े पहन के आते हैं, अच्छा ओके। हाँ क्या बेहतर, क्या दिक्कत है उसका? तुम लोग क्या बोलते हो, कोई सिंगर है क्या ये आइस स्पाइस? तो सिंगर ही है ना, कौन है ये? सुना है मैंने, ये नाम सुना है, ऐसे लग रहा है मेरे को। हाँ आइस स्पाइस अच्छा है साला, हाँ सर्च करो मिल जाएगा क्या? हाँ नहीं मेरे को ऐसे अकेले अकेले में कुछ सर्च नहीं करने साले। तुम लोग मेरे को बिगाड़ दोगे, नहीं सॉरी, कुछ नहीं है सच्ची, नहीं मेरे को भरोसा नहीं है बेटा, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज है। चलो बहन, अब नोट, अगर हम लोग ऑक्सीजन का कंबशन कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो बे, ऑक्सीजन गैस को मैं जलाने गया, पहली बार ऑक्सीजन गैस को जलाने के लिए क्या यूज करेंगे? ऑक्सीजन गैस ही यूज करेंगे, और ऑक्सीजन गैस जलने के बाद क्या बनेगा? ऑक्सीजन गैस ही बनेगा, क्योंकि साला वो वही तो, मतलब C के साथ O2 कंबाइन करके CO2 बनता है, इधर क्या बनेगा? ऑक्सीजन ही बनेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर ऑक्सीजन इज, लिख दो मैं नोट में, एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर ऑक्सीजन इज 0। बेस्ट चीज, एग्जाम में जो डेटा दिया नहीं रहता वो 0, हाँ याद रखना, ठीक है। अब हेडिंग लिखना, रिएक्शन एंथैल्पी बाय यूजिंग फॉर कंबशन एंथैल्पी। हेडिंग लिखना, ध्यान दो। अब पहली बात, तुम लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि साला कौन सा फॉर्मूला कब कैसे यूज कर रहे हैं वो पता नहीं चलता है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो हमेशा डेटा से पता चलता है, ठीक है। अगर फॉर्मेशन एंथैल्पी सारे डेटा में देके रखी है, तो पहले जो हम लोगों ने लिखा था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अगर डेटा में हर एक जगह पे कंबशन एंथैल्पी लिखी है, तो अभी जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो फॉर्मूला पता नहीं है ना, सॉरी। हाँ तो देखो पहली बात, रिएक्शन वही अपनी A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिविंग अस C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को क्या ढूंढना है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ढूंढना है, समझ में आ रहा है? एंड नाउ दे हैव गिवन डेटा फॉर कंबशन, मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ A। सेकंड डेटा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ B, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ D। ऐसे देख रखा है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, बट समझाने के लिए ध्यान दो भाई, पीछे जरा जाते वापस। हाँ देखो भाई, इसमें फॉर्मेशन किसका हो रहा था, बट कंबशन किसका हो रहा है? तो देख भाई, फॉर्मेशन जब होता है तो चीजें कौन सी साइड पे फॉर्म होती है? राइट। एंड जब कंबशन हो रहा है तो कौन सी चीज पे कंबस्ट हो रही है? तो साइड चेंज हो गई ना भाई, तो फॉर्मूला भी क्या होगा?
चेंज होगा मतलब कैसे होगा, उल्टा होगा। हाँ तो रिएक्टेंट माइनस, मैंने क्या बोला समझा, पक्का? ओके इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, मतलब एक क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा करके देखेंगे कि ये सही जा रहा है कि नहीं, बट फॉर्मूला वैसे ही ऑलमोस्ट रहेगा बट थोड़ा सा चेंज होगा। तो फॉर्मूला आता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, लिख दो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्राफाइट इज माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डायमंड, चलेगा ना DIA डायमंड, ठीक है, इज माइनस 395.4 किलो जूल पर मोल। चलो जरा मेरे को इससे बताओ, कंबशन होते वक्त एनर्जी मतलब हीट रिलीज होती है, ठीक है, कौन ज़्यादा हीट रिलीज कर रहा है, ग्राफाइट या डायमंड? डायमंड ज़्यादा हीट रिलीज कर रहा है, 395 की हीट रिलीज कर रहा है। ग्राफाइट कितनी हीट रिलीज करता है? 393 की। समझ में आ रहा है? तो डायमंड ने ज़्यादा हीट रिलीज की, कम हीट रिलीज की? ज़्यादा हीट रिलीज की, मतलब बिगिनिंग में उसके पास ज़्यादा एनर्जी थी या कम थी ना? ज़्यादा थी, इसलिए उसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज की। समझ में आ रहा है? तो डायमंड हैज़ हायर एनर्जी, इसमें कोई दिक्कत? इफ डायमंड हैज़ हायर एनर्जी सो इट इज स्टेबल और अनस्टेबल, समझा? कंपेयर टू ग्राफाइट डायमंड इज लेस स्टेबल, ठीक है, एंड इसको मेटास्टेबल बोलते हैं क्योंकि डायमंड बहुत हार्ड वर्ड रहता है ना, जल्दी जलता है क्या, बट एक्चुअल में डायमंड नहीं, तो उसको मेटास्टेबल बोलते हैं, ठीक है, वर्ड याद रखना इतना कुछ काम नहीं आएगा बट स्टिल। फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर कार्बन ग्राफाइट कन्वर्टेड टू कार्बन डायमंड। समझा? क्या करोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट? तो ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना ही अपने को कैसे समझेगा एग्जाम में? डेटा को देख के। हाँ, डेटा में अगर कंबशन दिया है तो तुम लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे, फॉर्मेशन दिया है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, ठीक है। चलो आंसर निकालो। चलो मेरे को तो क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ग्राफाइट है 393.5 माइनस प्रोडक्ट विच इज 395.4, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करोगे आंसर आएगा प्लस 1.9 किलो जूल पर मोल। हाँ चलो अब इसका प्रूफ क्या हुआ, अब प्रूफ देखो बे, बस यहाँ पे। अब इसे प्रूफ करने के लिए, और ये चीज तुम लोगों को एग्जाम में भी करनी पड़ सकती है, ये कब करनी पड़ सकती है, जब कंबशन फॉर्मेशन दोनों एक साथ दिया हो। तो देख, सिर्फ कंबशन दिया हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सिर्फ फॉर्मेशन दिया हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट आधों के लिए कंबशन दिया है और आधों के लिए फॉर्मेशन दिया है, तो ऐसे टाइम पे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी हर एक की, ठीक है। मतलब अगर कंबशन दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंबशन किसका दिया था, ग्राफाइट और डायमंड का, तो उनकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। देखो भाई, दूसरी चीज एक मोल के लिए रहता है, वो याद रखना, एग्जाम में वो गलती कर दी तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मेंस लेवल पे आज तक मिक्स क्वेश्चन नहीं आए हैं, एडवांस में आ सकते, ठीक है। तो देख भाई, पहली बात, कार्बन ग्राफाइट प्लस O2 गैस क्या बनेगा, CO2 गैस। इसके लिए वैल्यू कितनी दी है, 393.5 किलो जूल पर मोल। समझा? दूसरा क्या डेटा दिया है, कार्बन डायमंड प्लस O2 गैस। इसके लिए डेटा क्या दिया है, सॉरी इससे भी क्या बनेगा, CO2 गैस, एंड इसके लिए वैल्यू क्या दी है, 95.4 किलो जूल पर मोल। समझा? हम लोगों को कौन सी रिएक्शन बनानी है, हाँ, ग्राफाइट टू डायमंड। समझ में आया? ग्राफाइट टू डायमंड जाने के लिए कौन से रिएक्शन को उल्टा करूं, सेकेंड रिएक्शन को उल्टा करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो भाई वापस एक बार लिख देते हैं, कार्बन ग्राफाइट प्लस O2 गिविंग अस CO2। इसको हम लोगों को फ्लिप करने की जरूरत है क्या, नहीं, ये एज इट इज रहेगा माइनस 393.5, एंड सेकेंड रिएक्शन को उल्टा करूंगा तो CO2 गिविंग अस कार्बन डायमंड प्लस O2 क्या हो जाएगा, प्लस 4। समझा? अपने आप आ गया ना भाई, वैसे के वैसे, माइनस ये और ये प्लस, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो गया था। समझे? तो अपना फॉर्मूला काम करता है कि नहीं करता,
करता है। समझ में आया? ठीक है, तो तुम लोगों को ये पूरा ऐसे बार बार सॉल्व करते बैठने की एग्जाम में ज़रूरत है क्या? नहीं, अभी के लिए एक बार लिख दो तो तुम लोगों को याद रहने के लिए, ऐसे भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग लिखना बॉन्ड एंथैल्पी। लिखो भाई, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड, एनर्जी नहीं, द हीट रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हमेशा का। अनन्या लिख, द हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। अगेन 1 मोल को अंडरलाइन करना। क्या हुआ? 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। कैसे भाई, मतलब मैं ऐसे अजीब बोलता हूँ क्या कुछ? नहीं, बराबर है ना, उसके कान खराब है। बॉन्ड्स फ्रॉम क्या क्या 9, हाँ, bonds from a substance, 1 mole of bonds from a substance। 1 mole bonds मतलब 6.022 into 10⁻23 bonds। हाँ तो अरे मोल इज अ क्वांटिटी, 1 डजन बॉन्ड बोलूंगा तो 12 बॉन्ड, सेंचुरी बॉन्ड्स बोलूंगा तो 100 बॉन्ड्स, मोल बोला तो मोल के बॉन्ड्स। ठीक है, वैसा। तो फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, ये तो देखो भाई, हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी ये ब्रेकिंग की पढ़ते हैं या फॉर्मेशन की? ब्रेकिंग। एंड किसी भी चीज को अगर ब्रेक करना है उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, समझा? तो लिख दो बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी। नेक्स्ट लाइन लिखना बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी, एरो करके, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव ना भाई, बॉन्ड ब्रेक करते वक्त एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो एब्जॉर्ब करेगा, तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी पॉजिटिव। नेक्स्ट लाइन पे लिखना बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी नेगेटिव, उसका उल्टा। ठीक है, तो फॉर्मेशन की एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव रहती है, ब्रेकिंग की एंथैल्पी पॉजिटिव रहती है। हम लोग कौन सी एंथैल्पी पढ़ते हैं? ब्रेकिंग की। ठीक है, अपने को बॉन्ड्स ब्रेक करने में मजा आता है, हाँ, फॉर्म करने में नहीं। परिवार तोड़ना। यस, परिवार तोड़ने का, करेक्ट, दूसरों का। ठीक है, लिखा है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी हम लोगों को पढ़नी है, याद रखना। चलो, तो फॉर एग्जाम्पल 2H क्या, H2 गैस है। यहाँ अगेन इन गैसियस स्टेट, फ्रॉम अ सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट, वो मत भूलना, हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग, आयनाइजेशन वो सब गैसियस में रहता है, वो भी लिखना। सॉलिड में क्यों नहीं? नहीं, सॉलिड को हम लोग हीट करेंगे तो पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस, समझा? फालतू रीजन, बट वो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ओके। तो H2 गैस गिविंग अस 2H गैस। ठीक है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी रहती है डेल्टा H फॉर H डैश H बॉन्ड इज प्लस 436.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आती, दिक्कत यहाँ से आती है। OHH वाटर है, ये वाटर में कौन सा बॉन्ड है? OH बॉन्ड है। ठीक है, रुको मुझे वैल्यूज सामने लाने दो पहले, किधर गई? हाँ, अब OH में एक OH बॉन्ड ब्रेक करूंगा, पहला वाला, तो मुझे क्या मिलेगा? H गैस प्लस OH, समझे? तो एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकला प्लस O डैश H गैस बाहर निकली। ठीक है, फिर बाद में दूसरा जो OH बॉन्ड बचा, इसको भी ब्रेक करूंगा तो मुझे मिलेगा O गैस प्लस H गैस। समझ में आ रहा है? नाउ बॉन्ड एंथैल्पी, फर्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी इज 499 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी फॉर OH बॉन्ड इज प्लस 499 किलो जूल per mole, and second bond enthalpy for OH gas is 428। एनवायरमेंट अलग हो गया ना बे, तो अलग हो जाता है, 428 किलो जूल पर मोल। इसमें कोई दिक्कत? एनवायरमेंट मतलब पहले ये OH बॉन्ड जो था वो H2O में था,
बाद में ये OH बॉन्ड जो है वो सिर्फ OH का ही बॉन्ड है, तो दोनों का एनवायरमेंट अलग है। अरे H2O में से बॉन्ड ब्रेक करना और OH में से बॉन्ड ब्रेक करना अलग अलग कंडीशन है, साथ में नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। तो नहीं, याद बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है, बट इसके बाद वाला पार्ट जो है तुम लोगों को पता रहना चाहिए। अब मुझे बताओ, देख कंबशन एंथैल्पी, कार्बन ग्राफाइट अगर होगा तो साला कार्बन ग्राफाइट में इस रूम में हीट करूँ, रूम के बाहर हीट करूँ, या साला किसी दूसरे देश में जाके हीट करूँ? हीट चेंज सेम रहेगी कि डिफरेंट रहेगी? सेम। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? कभी डेटा चेंज हो रहा है क्या? बट साला इधर डेटा चेंज हो रहा है, सही है क्या? फिर मतलब होना चाहिए क्या ऐसा? कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी ना भाई, तो कैलकुलेट करते वक्त हम लोग कौन सी, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ले? एवरेज लेंगे। क्या लेंगे? जब ऐसे ज्यादा वैल्यूज रहती तो उनका हम लोग एवरेज निकाल के उनका मीन लेते हैं ना भाई, समझा? तो एग्जाम में वही पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, एवरेज ऑफ OH बॉन्ड, समझे? निकाल लोगे खुद से, कर लो। हाँ, बाय द वे व्हाट इज द एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर? एटमाइजेशन याद है क्या भाई? बताओ एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर कितनी आएगी? तो एटमाइजेशन मतलब क्या रहती है भाई? एटमाइजेशन मतलब सारे एटम्स को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो, समझा? सारे एटम्स को तोड़ना मतलब, हाँ एडिशन होगा। क्या होगा? सही बोला उसने, एडिशन होगा। ए देख बे, ये OH OH दोनों को ऐड करूंगा, कट हो गया, H2O गैस गिविंग अस 2H गैस प्लस O गैस। ये समझे? ये एटमाइजेशन है कि नहीं है बे? एटमाइजेशन याद है, वाटर में जितने भी एटम्स है उन सबको स्प्लिट कर देना, तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे मतलब ये दोनों वैल्यू की एडिशन, 927। ओके, समझा? एंड अभी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कितनी आएगी इसकी? वेरी नाइस, 927/2 463.5 किलो जूल पर मोल। बाउंसर नहीं जा रहा है ना भाई? ओके, तो एटमाइजेशन एंथैल्पी 499 प्लस 428.8, नहीं 428 सिर्फ, ओके ठीक है, दोनों के एडिशन 927 इज एटमाइजेशन एंथैल्पी। बॉन्ड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्वेश्चन इज CH4 गैस गिविंग अस CH3 गैस प्लस H गैस, CH3 gas giving us CH2 gas plus H gas, CH2 gas giving us CH gas plus H gas, CH gas giving us C gas plus H gas, ठीक है। डेल्टा H in kilojoule per mole is 427, 493, sorry 439, 452 and 347, ठीक है। फाइंड एवरेज CH बॉन्ड एंथैल्पी। क्वेश्चन समझा होगा? फाइंड एवरेज C-H बॉन्ड एंथैल्पी। चलो भाई करो, आगे बढ़े। अब इसके सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। एंड एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ CH4 पूछा तो इन सब के एडिशन ना, जो कि 1665, बाद में मैंने 1660 लिख के दिया था, याद है? हेडिंग लिखना रिएक्शन एंथैल्पी बाय यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। इसका भी हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं। रिएक्शन एंथैल्पी बाय यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। पहले हम लोग ने जैसे पढ़ा था ना वैसे ही पढ़ते हैं। देखो मैं, फॉर्मेशन कौन सी साइड पे होता है? राइट हैंड साइड पे होता है। बट बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सी साइड पे हो रही है? लेफ्ट ना, लेफ्ट साइड के बॉन्ड्स हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बट ये उल्टा हो जाएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, समझे? ओके, तो
पहली बात, इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल सा, इसका भी प्रूफ भी रखेंगे हम लोग। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, खत्म। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने 3 फॉर्मूलाज देखे हुए। फॉर्मेशन में क्या करोगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन। कंबशन में क्या करोगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। एंड बॉन्ड एंथैल्पी में क्या करोगे? ठीक है, ओके। अब इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। इसके बाद मैं तुझे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर वापस बात करते हुए दिखा दो, ठीक है? नहीं तो उसके साथ बात कर रहे हो, उसमें मुझे दिक्कत है जब मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा। ओके, अब देखो भाई, अब इसका प्रूफ जरा देखते हैं। ए डैश ए प्लस बी डैश बी गिविंग अस ए डैश बी ए डैश बी। रिएक्शन में कोई दिक्कत? ओके, हम लोगों को इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालनी है, समझ में आ रहा है? अब एंथैल्पी चेंज पूरे रिएक्शन में निकालनी अगर होगी तो भाई रिएक्शन में कितनी एनर्जी दी गई और कितनी रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकली, वो अपने को कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है? बताओ भाई, कौन सी साइड पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है? लेफ्ट साइड पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत? ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है कि रिलीज की जाती है? तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब, समझे? एंड कौन सी साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है? राइट हैंड साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी, इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ओके। तो ओवरऑल चेंज अगर मैं निकालने जाऊं तो क्या आएगा? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ना, ओवरऑल टोटल। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई बॉन्ड ब्रेकिंग में मेरे को 400 किलो जूल की एनर्जी लगी एंड यहाँ पे 300 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हुई। रिलीज होना मतलब प्लस या माइनस? माइनस। तो इन दोनों में प्लस 400 माइनस 300, तो टोटल एनर्जी चेंज प्लस या माइनस? प्लस 100, समझा? तो एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें कोई दिक्कत? ओके, चलो फिर लिखना स्टार्ट कर दो। तो टोटल एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एंड एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो रिएक्टेंट में होती है, प्लस एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझा? अब एकदम शुरुआत में हम लोगों ने डेफिनेशन में लिख दिया है, वी आर इंटरेस्टेड इन बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग? बॉन्ड ब्रेकिंग। पता है ना भाई, बॉन्ड तोड़ने में मजा आती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, करना मत बे, ऐसे अच्छा ही रहता। अब तो यहाँ पे तो एग्जाम में तुम लोगों को डेटा जो दिया जाएगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन का दिया जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग का? बॉन्ड ब्रेकिंग का। समझ में आ रहा है? तो भाई ये बॉन्ड फॉर्मेशन का डेटा जो है मुझे उसको इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग लिखना है। कैसे लिखूं? साइन उल्टा करेंगे, साइन चेंज होगा। अरे समझ में आ रहा है? पक्का? बाद में ही हम लोगों ने देखा ना बे, बॉन्ड ब्रेकिंग पॉजिटिव, बॉन्ड फॉर्मेशन नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो उसको साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज करने के लिए इधर मैं क्या लिखूंगा? माइनस फॉलोड। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग bond breaking of reactant plus minus energy absorbed during bond breaking of product। ये समझा? माइनस लिख दिया। देखो पे ध्यान दो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड breaking is minus of energy of bond formation. True or false?
ट्रू, बराबर है, मैं उल्टा प्रोसेस कर रहा हूँ, फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग का उल्टा रहता है, तो सिर्फ साइन चेंज होगा। तो सेम एनर्जी रिलीज के बदले एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बॉन्ड ब्रेकिंग अगर मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो माइनस साइन आ गया। नहीं फॉलो हुआ रहेगा तो मैं और अच्छे से बता सकता हूँ लिख लिख के। देखो लेट अस से दो हाइड्रोजन है, इनका बॉन्ड फॉर्मेशन किया, इसकी एनर्जी चेंज है -285 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन, बराबर। तो बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड अगर मैं HH को 2H बना रहा हूं, आंसर क्या आएगा, प्लस ऑफ 285 किलो जूल पर मोल, बराबर। दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग को अगर मैं माइनस कर दूं तो बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा, बराबर। तो बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग इज इक्वल टू बॉन्ड फॉर्मेशन। ए समझा क्या, बॉन्ड ब्रेकिंग को अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे फॉर्मेशन मिलता है, तो अपने को फॉर्मूला चेंज नहीं करना है ना, फॉलोड, पक्का, ओके। चलो तो लिख दो, इरेज कर दो ना ये। तो फाइनल अपना फॉर्मूला क्या बनता है, एकदम सिंपल सा। ये देखो डेरिवेशन को डिराइव करने नहीं बोलने वाला, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या बोलोगे, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, खत्म। चलो क्वेश्चन देखो भाई, इसके क्वेश्चन ऐसे कुछ आते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, बॉन्ड इज CH O डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, 414 499 745 एंड 464। ठीक है, फाइंड डेल्टा H ऑफ रिएक्शन फॉर CH4 gas plus O2 gas giving us CH2O gas plus H2O gas। ठीक है, चलो भाई ध्यान देंगे सब जन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो वो समझो। पहली बात, सारे स्ट्रक्चर्स ओपन फॉर्म में लिखने के। ओपन फॉर्म क्यों, बिकॉज तुम लोगों को कितने बॉन्ड्स है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो CH4 कैसे लिखेगा भाई, CHH O2 O डबल बॉन्ड O, CH2O। तो पहली बात, C और O के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। वो कैसे पता चलेगा, डेटा से भी पता चल जाएगा, एक C डबल बॉन्ड O है। फिर बाद में 2 H बचे, वो क्या आएंगे, CHH। फिर बाद में H2O को ओपन फॉर्म में लिखने का, ये समझे। अब फिर बाद में क्या लिखना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, समझा। तो फॉर्मूला देखो मैं कैसे आएगा, मैं फॉर्मूला एक बार लिख के दे रहा हूँ, फिर बाद में तुम लोग सॉल्व कर लेना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रिएक्टेंट में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, O डबल बॉन्ड वही दिख रहा है, पहले वाला बताओ ना, CH बॉन्ड दिख रहा है, समझ में आया। कितने CH बॉन्ड दिख रहे हैं, 4। तो क्या लिखने का, 4 इंटू, चलेगा ना, वो डेल्टा H एंड ऑल नहीं लिख रहा हूँ, 4 इंटू CH प्लस, फिर बाद में कितना मतलब 1 2 3, हाँ वेरी नाइस, 1 इंटू O डबल बॉन्ड O, क्योंकि उन्होंने डबल बॉन्ड का ही दिया है, वो डबल बॉन्ड इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है क्या, नहीं, उन्होंने डबल बॉन्ड का ही डेटा दिया है, वो चेक कर लेना चाहिए। तो ठीक है, माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे पहला कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, ओके CH, तो कितना 2 इंटू, समझा ना, प्लस दूसरा कौन सा बॉन्ड है, ओके, प्लस वेरी नाइस 2 इंटू OH। सॉल्व कर लोगे इसके बाद, ओके कर लो।
ये समझा इसको कैसे सॉल्व करना है? पहले ये स्टेप अगर भूल गए तो किधर ना किधर तो काउंटिंग में गड़बड़ हो गया। पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है, करो। चलो बे, हो गया ना? आंसर आया सबको? सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है पक्का? नेक्स्ट, और एक ये वाला सॉल्व करो बे। सो नेक्स्ट, चलो पहले लिखो बॉन्ड एंड बॉन्ड एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल। आर्या लिख सीधा बैठ, ऐसे सीधा बैठ। अच्छा, -346 मी सांगतो। अब लिखो भाई CH Cl dash Cl and H dash Cl, ठीक है। 414, 243 and 431, 414, 243 and 431, ठीक है। They have given CH3 Cl gas plus Cl2 gas giving us CH2Cl gas plus HCl gas, ठीक है। डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन, एक मिनट, क्या तो वही तो ढूंढना है ना। डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन इज, अच्छा चलो तुम लोगों को समझा क्या नहीं दिया है, बट वो ढूंढना है। फाइंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C dash Cl बॉन्ड, ठीक है। चलो भाई करो, चलो भाई मैं सॉल्व करके दिखाऊं। देखो पहले तो इसको ओपन फॉर्म में लिख देना, ओपन फॉर्म नहीं लिखोगे कोई ना कोई मिस्टेक होगी। ओके, CH3 Cl plus Cl dash Cl giving us CH2 Cl2 plus HCl, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 times CH बॉन्ड प्लस, सॉरी 2 times नहीं 3 times ना पहले वाले में, 3 times CH बॉन्ड प्लस C dash Cl बॉन्ड प्लस Cl dash Cl बॉन्ड माइनस 2 times CH बॉन्ड प्लस 2 times C dash Cl बॉन्ड प्लस H dash Cl बॉन्ड। ये समझे? अब देखो भाई थोड़े से कॉमन सेंस रखना। -2CH आता है ना, पता है ना, प्लस C dash Cl, -2 में से 2 गया, C dash Cl एक बच गया, समझे? फिर बाद में अभी कैलकुलेशन बहुत इजी है ना बे, समझे क्या किया? हाँ देख, यहाँ पे 2CH थे माइनस में और यहाँ पे 3CH थे प्लस में, तो -2 एंड +3, तो वो -2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक ही बचा। ये एक CCl था प्लस में और ये माइनस में 2 CCl थे, तो एक कट किया, -CCl बच गया, समझा? ओके, फिर बाद में आगे कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। क्या? हाँ ये Cl dash Cl बॉन्ड है। अब CH बॉन्ड की एंथैल्पी क्या थी पे 414, मुझे आंसर वैल्यूज बताओ, प्लस Cl dash Cl 243 माइनस इसको अभी C dash Cl अपने को निकालना x ले लूँ प्लस H dash Cl 431, ठीक है। अब देखो भाई इन दोनों के एडिशन कितनी हो जाए, और हाँ यहाँ पे वैल्यू कितनी थी रिएक्शन की एंथैल्पी -104, इन दोनों के एडिशन 4 + 3 7, 1 + 4 5, ये हो गया 657 माइनस x -431, समझा? ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए तो पहले ही कर दो। तो देखो बे 657 - 431, 7 में से बन गया 6, 5 में से गया 226 बराबर है, तो प्लस 226 माइनस x, तो x इज इक्वल टू 226 प्लस 104, माइनस इधर लेके आ गया प्लस वहां पे लेके आ गया, ठीक है। इसका आंसर आता है 330,
एनी डाउट? यूनिट किलो जूल पर मोल। इसमें कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग लिखना लैटिस एंथैल्पी। डेफिनेशन लिख के खत्म कर देते हैं 2 मिनट में, इतना क्या है। लैटिस एंथैल्पी, the heat required at constant pressure, the heat required at constant pressure, the heat required at constant pressure to break 1 mole रुको to break lattice in 1 mole of ionic compound, to break lattice in 1 mole of ionic compound into its corresponding ion, gaseous ions, to break lattice in 1 mole of ionic compound into its corresponding ions, gaseous ions, into its corresponding gaseous ions is called as lattice enthalpy. Now what is the meaning of lattice? बताओ बे, लैटिस को ब्रेक करना मतलब? हाँ, ऐसे एक ऑर्डरली मैनर में जो स्ट्रक्चर क्रिस्टल बनता है। देखो बे, क्रिस्टल कैसे बनता है? अगर समझो मेरे पास 4 एटम्स है, 1 2 3 4, इन सबके में से पैकअप करना बंद करो बे, पहले ये देख के जाओ। चलो हाँ, छोड़ दूंगा तुम लोगों को। देखो ध्यान दो, ये 4 एटम्स है, इनको अगर मैंने ऐसे एक लाइन में खड़े कर दिया और इनके सेंटर्स को कनेक्ट कर दिया, ये क्या बना? एक सेल बनी। क्या बनी? सेल। अब सेल मतलब यूनिट सेल काइंड ऑफ, ठीक है। अब पीछे भी आइटम्स रहते हैं ना बे, क्योंकि कंपाउंड जो है वो 3 डायमेंशनल रहता है, तो ये पीछे भी आ गए। ये पीछे वालों को भी अगर मैंने कनेक्ट किया एंड फिर ये पीछे वालों को आगे वालों से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बना? एक क्यूब। समझा? इसे बोलते हैं एक यूनिट सेल। क्या बोलने का? अब ऐसी यूनिट सेल बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। दिख रहे रिपीट होते हुए? ऐसे यूनिट सेल वापस नीचे भी आ सकती है। दिख रहे नीचे? खराब बन गया। ऐसी यूनिट सेल यहाँ पे बाजू में भी आ सकती है। दिख रही है बाजू में आते हुए? मजा नहीं आ रही, रुको। हाँ, तो सही नहीं लग रहा है वो थोड़ा, ठीक है। अब इसे बोलने का लैटिस। ये अभी यूनिट सेल ऐसे आगे भी आ सकती है। दिख रहा है आगे आते हुए? और इसके नीचे भी आ सकती है साला। तो इसको क्या बोलने का? लैटिस। समझा? अब आयनिक कंपाउंड में एक्चुअल में लैटिस कैसे होता है वो एक बार थोड़ा सा देखेंगे, फिर खत्म कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो बे, वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ NaCl। NaCl इज मेड अप ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। वो लैटिस मजेदार नहीं लग रहा था, ये देखो। अब देखो बे, इतना याद रखना, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट आता है, जो अभी अपने को पढ़ना तो नहीं है, बट स्टिल Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 6। मतलब क्या? इसको 6 Cl माइनस सराउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बे, कहाँ से सराउंड करेंगे? एक आया ऐसे राइट साइड पे, तो दूसरा आया ऐसे लेफ्ट साइड पे। एक आया तो एक आया, एक आया तो एक आया, एंड आउट। अब देखो भाई, ये सारे के सारे क्या प्रेजेंट है यहाँ पे आजू बाजू में? Cl माइनस। समझे? क्योंकि NaCl का लैटिस बन रहा है ना, ऐसे हर एक Cl माइनस प्रेजेंट है। समझा? अब अगर एक Na प्लस को 6 Cl माइनस सराउंड करते हैं, तो एक Cl माइनस को 6 Na प्लस भी सराउंड करेंगे। देख भाई, एक तो यहाँ पे हो गया, दूसरा राइट हैंड साइड पे, तीसरा ऊपर की तरफ, चौथा नीचे की तरफ, एक आगे की तरफ, एक ये सारे के सारे क्या है? Na प्लस है। ध्यान दो भाई, समझा? अब वैसे हर Na प्लस के बाजू में Cl माइनस आना ही चाहिए। तो देखो बे, ये ऐसे नीचे और आएगा, और ये इधर भी नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? फिर बाद में अगर यहाँ पे नीचे भी देख बे, Cl माइनस के नीचे क्या आएगा? Na प्लस, एंड Na प्लस के बाजू में क्या है? सॉरी, नीचे क्या आएगा?
Cl माइनस। अभी अपने आप पीछे की तरफ भी देखो बे, यहाँ पे Cl माइनस, ये Na प्लस था तो इसके पीछे Cl माइनस, ये Cl माइनस था तो इसके नीचे Na प्लस। फॉलोड। अब ये अपने आप आजू बाजू में आ गए ना बे वापस, तो ये दोनों कनेक्ट हो गए, ये दोनों कनेक्ट हो गए, ये Na प्लस के पीछे Cl माइनस, ये Cl माइनस के पीछे देखा, ये लैटिस नहीं यूनिट सेल बनते हुए। दिस इज वन यूनिट सेल। वैसे इधर भी आएगा, ऊपर नीचे हर एक जगह पे आएगा, नो डाउट। तो ऐसे करते करते क्या बनेगा, और इस लैटिस को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उसको क्या बोलने का, एंड लैटिस को फॉर्म करते वक्त भी जितनी एनर्जी बनेगी उसको भी क्या बोलने का। तो लैटिस एंथैल्पी दो टाइप की रहती है, एक लैटिस ब्रेकिंग एंथैल्पी, लैटिस ब्रेकिंग एंथैल्पी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव, ब्रेकिंग में हमेशा पॉजिटिव। लैटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी इज। सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। होमवर्क आज दिया नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा।